नमस्कार दोस्तों। आज भी लाल किले से जब भी कोई प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन करता है या राष्ट्रपति कभी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के नाम एक संबोधन देते हैं तो उसके संबोधन की जो समाप्ति है उनके वक्तव्य की, उसके बाद राष्ट्रगान तो होता ही है, लेकिन राष्ट्रगान से पहले जो वक्ता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, जय हिंद कहना नहीं भूलते। अब जय हिंद की हमें थोड़ी सी तलाश तो करनी पड़ेगी कि जय हिंद जो है ये कहाँ से कॉइन हुआ, कैसे रोशनी में आया और कैसे ये एक नारा बन गया राष्ट्रीय स्तर का और ये हमारी पहचान बन गया। तो इस पहचान को तलाशने के लिए, इस पहचान की जड़ों तक जाने के लिए हमें एक शख्स को याद करना पड़ेगा और शख्स का नाम था आबिद हसन साफरानी। और लेकिन वो महसूस करते थे कि बस आबिद हसन ही कहा जाए, बाकी चक्रों में वो पढ़ते नहीं थे। जब नेताजी जर्मनी में गए तो वहाँ पर उन्होंने बहुत लोगों को संबोधित किया। उसमें पूर्व सैनिक भी थे, कुछ कैदी भी थे जो जर्मनी की कैद में थे, वो लोग भी थे, और कुछ भारतीय स्टूडेंट्स, भारतीय छात्र, वो भी उस भाषण को सुनने के लिए एकत्र हुए थे। भाषण इतना प्रभावी था कि उसके प्रभाव और उसके आभा मंडल में बहुत सारे लोगों में जोश की एक नई लहर पैदा हुई। और उस लहर में एक लड़के ने फौरन खड़े होकर कहा, एक स्टूडेंट ने, कि मैं अपना ये जो पाठ्यक्रम है इसको पूरा करने के फौरन बाद में आपकी फौज में, आपके बिल्कुल नेतृत्व में आकर मैं जूझूंगा। जो कुछ आप कर रहे हैं मैं आपका एक मामूली कारिंदा बन के आपके साथ रहूंगा। नेताजी उस पर बरस पड़े कि जब तुम एक छोटी सी शर्त लगा रहे हो देश सेवा के लिए, तो शर्तों से जिंदगी या देश की आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, लेकिन वो बात चुभी ऐसे कि उस युवक ने अपनी पढ़ाई वही छोड़ दी और उसके बाद वो नेताजी की सेना में ही भर्ती हो गया। और नेताजी ने भी देखा कि ये पढ़ा लिखा और नौजवान और बड़ा मेधावी है, तो उसको अपने साथ ही रख लिया और सारे अपने सचिव के तौर पर जितने भी दायित्व थे सारे के सारे उसको सौंप दिए। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन जब वो आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ तो उस वक्त बड़ी समस्याएं थी कि एक जो सिख फौजी होता था, आज़ाद हिंद फौज का सदस्य, वो अपना सत श्री अकाल से बात करता था, जो बोले सो निहाल। और जो दूसरे जातियों के लोग थे, धर्मों के लोग थे, वो भी अपने धर्म की बात जो है वो पहले करते थे। जो हिंदू थे वो राम राम से हर बात किया करते थे। तो ये थोड़ा सा एक यूनिवर्सैलिटी है, एक सामान्यीकरण वो नहीं हो पा रहा था, एक रूपता नहीं आ पा रही थी। तो एक रूपता को लाने के लिए उस वक्त इसने सुझाव दिया, नेताजी के एक और व्यक्ति ने सुझाव दिया कि जय हिंदुस्तान नारा जो है वो रखा जाना चाहिए, कि सभी लोग यही बोलें। तो उस वक्त आबिद हसन ने सुझाव दिया कि जय हिंदुस्तान जो है ये बड़ा थोड़ा सा लंबा हो गया, एक नारे का रूप जो है वो छोटा सा होना चाहिए। मेरा ये विनम्र सुझाव है कि इसको जय हिंद कर दिया जाए। और जय हिंद पहले थोड़ा सा आपत्ति कुछ लोगों को हुई कि इसमें भी एक उर्दू भाषा की थोड़ा सा इस पर पुट है, लेकिन ये देखा गया कि जय हिंद सबको समझ में आता है और हिंद तो हिंदुस्तान ही है, उसके बारे में है, और उसकी जय की बात जो है ये तो कोई गलत बात इसमें है नहीं। और तब से मित्रों जय हिंद जो है वो एक राष्ट्रीय नारे के रूप में हमारे सामने आने लगा। जब नेताजी 1945 की उस दुर्घटना में, जब दुर्घटना से पूर्व जब विमान पर सवार होने लगे, तब तक भी ये तय था कि आबिद हसन उनके साथ ही जाएंगे। लेकिन अंतिम समय में नेताजी को कुछ एक काम याद आया कि आबिद तुम ये कामों के लिए रुको, तुम तब तक ये काम निपटाओ और हम लोग इस फ्लाइट से लौट कर उसके बाद तुमसे सारी की सारी रिपोर्ट लेंगे। और इत्तफाकन हवाई अड्डे से आबिद हसन को वापस किया गया। और उसके बाद का सिलसिला मित्रों लंबी कहानी है। अंतिम क्षण तक जो आप ये कह सकते हैं, अंतिम क्षण जो है विवादास्पद अभी तक बना हुआ है, लेकिन उस अंतिम विमान यात्रा तक ये शख्स नेताजी के साथ रहा और उसको एक एक पल याद रहा नेताजी की जिंदगी का, उनके हाव भाव, उनकी हर चीज।
और बाद में भी उसने आकर आज़ाद हिंद फौज के जो मुकदमे थे उनकी सुनवाई के वक्त भी पूरे के पूरे जो तथ्य थे, जो कागजात थे, दस्तावेज थे, वो उस वक्त के उन वकीलों को सौंपे जो आज़ाद हिंद फौज के जवानों पर मुकदमे पर चल रहे मुकदमों का सारा का सारा वो एक केस पुटअप कर रहे थे। तो एक प्रकार से एक छोटी सी बात होती है मित्रों, एक नारा और उसका भी अपना इतिहास, और इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक नौजवान, हम उसको भूल ना जाएं। इसलिए ऐसी गाथाओं को जरूर याद कर लेना चाहिए। शुक्रिया। जय हिंद।